जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। पिछली क्लास में हमने संज्ञा के दो भेद देखे थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। उसमें हमने देखा था कि जैसे अगर हम पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का अगर हम स्पेशली नाम लेते हैं और दिमाग में एक ही इमेज बनती है तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी हमारी? वहाँ पर हमारी हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब उसके पूरे समुदाय की, जैसे मनुष्य या लड़का, अब लड़के का हम नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लड़का बोलेंगे यानी कि सारे लड़के समुदाय के वहां पर बात करें तो वह हमारे किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। तो वाक्य प्रयोग करके अभी हमने उसमें देखा था। चलिए आज की क्लास में या आज के इस वीडियो में हम जो अगली संज्ञा पढ़ने वाले हैं वह हो जाएगी हमारी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर संज्ञा का तीसरा भेद आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और संज्ञा का जो तीसरा भेद है वो कौन सा है आपका? समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए, समूहवाचक संज्ञा वैसे तो यहाँ पर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है। पर्टिकुलर किसकी बात करने वाले? ग्रुप की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले? यहाँ पर हम ग्रुप की बात करने वाले, एक समूह की बात कराने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, जो शब्द समूह का बोध कराते हैं, जो शब्द समूह का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? या जो संज्ञा समूह का बोध कराती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उन शब्दों को हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब इसमें आपके कौन कौन से शब्द हो जाते हैं ऐसे जो आपको समूह का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत सारे ऐसे आपके शब्द हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे परिवार। तो देखिए, परिवार एक से अधिक लोगों का समूह होता है। परिवार में कम से कम 2 सदस्य तो होते हैं, तभी वह परिवार बनता है। ठीक है, और शुरुआत उसकी उसी से होती है। इसके अलावा मैक्सिमम कितने भी सदस्य उसमें हो सकते हैं। तो जैसे परिवार हो गया, वह एक समूह हो गया। मेला, देखिए मेला होता है तो मेले में भी लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, इसके अलावा भीड़, ये भी एक समूह के रूप में होती है। अगर लोग अलग अलग रहेंगे तो हम उसको भीड़ कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। जब इकट्ठे रहेंगे यानी कि समूह के रूप में जमा होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? भीड़ कहेंगे। जैसे सभा, तो देखिए सभा में भी क्या कोई एक व्यक्ति होता है? क्या नहीं होता है, बहुत सारे उसके मेंबर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष वगैरह जो जो भी होता है, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है। उसी को हमने क्या कहा? सभा कहा। जैसे आपकी सेना हो गई। ठीक है, तो सेना का कोई हम किसी एक व्यक्ति की तो बात नहीं कर रहे हैं, सेना में आपके बहुत सारे लोग होते हैं फौज में, तो वह आपकी हो गई सेना। ये भी आपकी किस में आएगी? समूहवाचक में आएगी। जैसे पुलिस। ठीक है, तो देखिए पुलिस में कोई एक व्यक्ति, जैसे मैंने कहा उसके घर पे पुलिस आई है, तो पुलिस आई है यानी कि बहुत सारे लोग आए हैं डिपार्टमेंट के। पुलिस में बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, बहुत सारे ऐसे अलग अलग पदाधिकारी उसमें होते हैं। ठीक है, तो उनका एक समूह होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार भी आपका पर्टिकुलर अलग अलग मंत्रियों का या उसके लोगों का समूह होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें दल की, तो दल में भी आपके जैसे अलग अलग दल हो गए, ये भी एक समूह के रूप में होते हैं। पर्टिकुलर अगर सिंगल सिंगल होते तो इनको हम नहीं बोलते। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहने का अर्थ है कि वे शब्द जो किसका बोध कराते हैं? एक समूह का बोध कराते हैं। जैसे परिवार एक समूह का बोध कराता है, मेला एक समूह का बोध कराता है, भीड़ एक समूह का बोध कराती है। ये सारे शब्द आपके किस में आ जाएंगे? ये सारे शब्द आपके आ जाएंगे कौन से संज्ञा में? समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा में आ जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। देखिए वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। वाक्य प्रयोग के माध्यम से इसको आप काफी आसानी से समझ पाएंगे। तो हेडिंग डालिएगा वाक्य प्रयोग। ठीक है, और वाक्य प्रयोग में सबसे पहले कुछ 2-3 वाक्य लिख लेते हैं हम यहाँ पर, तो समझने में आपको आसानी होगी। उसके घर पुलिस आई थी। उसके घर पुलिस आई थी। ठीक है, या मैं अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ। अगला वाक्य हमने क्या लिखा? मैं अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ। कल शहर से सेना की एक टुकड़ी
गुजरी, कल शहर से सेना की एक टुकड़ी गुजरी। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसे पहले वाक्य में अगर हम बात करें उसके, ये तो आपका सर्वनाम हो गया। ठीक है, देखिए पुलिस, उसके घर पुलिस आई थी। पुलिस आई थी यानी कि कोई एक व्यक्ति नहीं आया होगा, उसके साथ पुलिस के डिपार्टमेंट के और भी बहुत सारे लोग आए होंगे, और किस समूह के रूप में। तो पुलिस आपके किसका बोध करा रही है, समूह का बोध करा रही है। तो पुलिस यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। या फिर ऐसे रेखांकित करके अंडरलाइन करके पूछ लेगा दिए गए शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे मैं अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ। परिवार किस रूप में होता है, एक समूह के रूप में होता है, समूह का बोध कराता है। तो संज्ञा कौन सी हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। कल शहर से सेना की एक टुकड़ी गुजरी, देखिए किसकी टुकड़ी गुजरी, सेना की। तो सेना अपने आप में क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य में रेखांकित करके आपसे पूछ लिया जाता है, और डिपेंड करता है वाक्य की प्रकृति के ऊपर। तो ये भी हम लास्ट में अभ्यास करके देखेंगे कि किस तरह से वाक्य की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। बाकी समूहवाचक संज्ञा आप काफी अच्छे से पहचान गए होंगे। ये सारी चीजें आपके एक समूह का बोध कराती है, और जो भी चीजें आपको एक समूह का बोध कराती है वह किस में आ जाएगी, आपकी समूहवाचक संज्ञा के रूप में आ जाएगी। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली संज्ञा, तो अगली हमारी हो जाएगी चौथा संज्ञा का जो चौथा भेद होगा वह कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा पढ़ने वाले हैं, भाववाचक संज्ञा हम यहाँ पर पढ़ने वाले। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है बेटा, चलिए सिंपल सी भाषा में बताइए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा क्या होती है। आप सभी जानते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। देखिए आप कहेंगे सर बचपन से पढ़ते आ रहे जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते वह किस में आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा में। लेकिन एक व्यवस्थित परिभाषा लिखेंगे हम, किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, धर्म, अवस्था या भाव का बोध कराने वाले शब्द, या भाव का बोध कराने वाले शब्द किस में आ जाएंगे, भाव का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएगी, भाववाचक संज्ञा। क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी। तो बेटा ईमानदारी क्या है, यहाँ पर बताइए कोई वस्तु है क्या, नहीं, क्या है, भाव है। क्या इसको आप टच कर सकते हैं, क्या आप इसको छू सकते हैं, यह भी इसको पहचानने की काफी अच्छी ट्रिक हो जाती है। क्या आप इस वस्तु को छू सकते हैं, नहीं छू सकते, ईमानदारी को नहीं छू सकते, यानी कि एक प्रकार का क्या है, भाव है। तो जैसे ईमानदारी हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, बुढ़ापा हो गया, ठीक है, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, जवानी हो गई। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो ममता, साहस, धैर्य, ये सभी चीजें आपकी किस में आ जाएगी, ये सभी चीजें आपकी आ जाएगी किसमें, भाववाचक संज्ञा में। इसके अलावा आपकी विशेषताएं जैसे अच्छाई हो गई, जैसे बुराई हो गई, इसके अलावा जैसे लंबाई हो गई, जैसे चौड़ाई हो गई, ये सभी आपकी किस में आएगी, ये सभी आपकी भाववाचक संज्ञा में ही आएगी। देखिए अब यहाँ पर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर लंबाई भाववाचक संज्ञा में कैसे आती है, इसको तो हम नाप सकते हैं। तो बेटा आप लंबाई को नापते तो हो लेकिन आप उसको टच नहीं करते हो। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो पेन है, ठीक है, इससे इन दोनों में लंबा कौन है, ये है, ये इससे कितना 2 सेंटीमीटर लंबा है। तो आप टच करोगे, किसको करोगे, इसको करोगे, इसकी लंबाई को टच नहीं करोगे, तो लंबाई को कभी छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, वो भी आपकी किस में आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। तो कहने का अर्थ यहाँ पर किसी भी वस्तु या प्राणी का जो गुण होगा, जो दोष होगा, धर्म, अवस्था और उनके भाव के बारे में जो भी शब्द बोध कराते हैं, ये सभी हमारे किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ये सभी हमारे किस में आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनका हम वाक्य प्रयोग करके देखते हैं, इनका हम
वाक्य प्रयोग करके देखते हैं, तो इसको वाक्य प्रयोग में आपको काफी और अच्छी आसानी से समझ आएगी। देखिए हेडिंग डालिएगा वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में 4-5 वाक्य लिखते हैं और फिर यहाँ पर हम क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। इतना लोड लेने की दिमाग पे बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है आपका। कैसे इजी है, देखिए एक वाक्य लिखा मैंने यहाँ पर, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या लिखा हमने यहाँ पर, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। एक वाक्य तो हमने ये लिख दिया, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। और वाक्य ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और कौन सा वाक्य ले लेते हैं, श्याम साहसी और ईमानदार लड़का है। श्याम साहसी और ईमानदार लड़का है। चलो बताइए बेटा, इनमें आप कौन सी संज्ञा हो गया आपकी, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा है, वह मुझसे बहुत प्रेम करता है। देखिए अब मैं आपसे पूछूं, बताइए यहाँ पर खुशी कौन सी संज्ञा है, आप कहेंगे सर भाव है। खुशी क्या है, भाव है, क्योंकि इसको स्पर्श नहीं कर सकते, तो ये कौन सी संज्ञा आपकी, भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक। साहसी ये क्या है, एक प्रकार का भाव है। ईमानदार ये क्या है आपका, एक प्रकार का उसका गुण है, भाव है। वह मुझसे बहुत प्रेम करता है, ये क्या है उसका भाव है। तो वाक्य में इस तरह से रेखांकित करके पूछ लेगा कौन सी संज्ञा है। तो ध्यान रखना, जिन चीजों को, और वैसे भी आप भाव को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो जो शब्द किसी भी व्यक्ति के भाव का, चाहे उसके गुण के बारे में बताता हो, ठीक है, चाहे उसके धर्म अवस्था के बारे में बताता हो, उसके भाव के बारे में बताता हो, तो वह आपका किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। आखिरी और अंतिम हमारा बचा है कौन सी संज्ञा, आखिरी और अंतिम हमारा लास्ट बची है द्रव्यवाचक। लास्ट जो भेद है हमारा, कौन सी संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या फिर इसी को हम कहेंगे पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो देखिए द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा आपकी क्या होती है, बताइए आप। द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है आपकी, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। देखिए परिभाषा देखिए इसकी, धातुओं एवं पदार्थों तथा मापतोल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे आपके, धातुओं एवं पदार्थों तथा मापतोल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक। इसी को हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक, या फिर एक और किस नाम से जानते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते नहीं, कहलाते लिख लीजिए, क्या हो तो हो जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से शब्द हो जाएंगे ऐसे आपके। सिंपल सा जो आपने साइंस में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जितने भी धातुओं के नाम, जितने भी पदार्थों के नाम, वो सारी चीजें जिनको आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वह सभी किस में आ जाएगी, आपकी द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगी। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो सोना आपकी क्या है, मैं नींद वाले सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से धातु की बात कर रहे हैं, तो सोना आपका क्या है, पदार्थ है, किस में आ जाएगी, पदार्थवाचक। जैसे चांदी हो गया, जैसे तांबा हो गया, ये आपका किस में आ जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगा बेटा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लास्टिक क्या है आपकी, धातु है, तो किस में आ जाएगी,
पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगी। जैसे कोयला, कोयला आपका एक तरह का क्या है, धातु पदार्थ, ठीक है। कोयले के बाद चलिए लिख भी लिया है, एक काम करते हैं इसको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा आपका हीरा, ये भी आपका किस में आ जाएगा, धातु में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, धातु में आ जाएगा। जैसे दूध किस में हो जाएगी, पदार्थवाचक संज्ञा, दूध, पानी, घी, शक्कर, ठीक है, तेल। तो वो सारी चीजें जो किसका बोध कराती है, धातुओं का बोध कराती है, जो किसका बोध कराती है, पदार्थों का बोध कराती है, जिनको आप क्या कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं। वे सारी चीजें, चाहे वह ठोस हुई, चाहे वह द्रव हुई, चाहे वह गैस हुई। अब आप ये मत कहना कि सर लंबाई को भी हम माप तोल सकते हैं, तो ठोस और द्रव को आप छू सकते हैं। गैस आपकी क्या हो गई, एक तरह की धातु हो गई, ठीक है, उसको भले आप छू नहीं सकते। तो जितने भी आपकी गैसों के नाम, गैस वगैरह हो गए, ये सभी आपकी किस में आएगी, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। क्लियर। चलिए वाक्य प्रयोग के माध्यम से समझते हैं, बहुत शानदार तरीके से समझ आएगा आपको वाक्य प्रयोग करके। तो वाक्य प्रयोग में आपको बताना है कि कौन सी आपकी पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए कुछ वाक्य लिखते हैं हम यहाँ पर। जैसे पहला वाक्य लिखा, वह दूध में पानी, वह दूध में पानी मिलाकर लाता है, वह दूध में पानी मिलाकर लाता है। एक वाक्य ये हो गया। दूसरा वाक्य हम ले लेते हैं, पन्ना में अत्यधिक मात्रा में, पन्ना में अत्यधिक मात्रा में हीरा पाया जाता है, पन्ना में अत्यधिक मात्रा में हीरा पाया जाता है। चलिए बेटा, पहले वाक्य में आपको बताना है पदार्थवाचक संज्ञा। पहले वाक्य में बताना है कौन सा शब्द आपका धातु का बोध करा रहा है, कौन सा शब्द आपका पदार्थ का बोध करा रहा है, वह आपको बताना है। फटाफट से आंसर कीजिए। तो पहले शब्द में आपने देखा कि एक तो दूध आपका क्या है, पदार्थ है, ठीक है, कौन सा, द्रव्य पदार्थ है। तो ये आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए बेटा, यहाँ पर पानी क्या है, आपका पदार्थ है, पदार्थ का बोध करा रहा है, कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ये भी आपकी पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। पन्ना, अच्छा अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, बताइए पन्ना, तो ये पन्ना एक शहर का नाम है, एक जिले का नाम है, और नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं हीरा, बताइए हीरे में कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे क्या है, पदार्थ या द्रव्य, तो सॉरी पदार्थ है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। तो कहने का अर्थ, इन धातुओं और पदार्थों के नाम और मापतोल वाली ये सारी चीजें आपकी किस में आएगी, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में आएगी। अब देखिए हम यहाँ पर अभ्यास करते हैं, क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर अभ्यास, अभ्यास के माध्यम से हम समझते हैं। संज्ञा का अभ्यास हम कर रहे हैं, तो संज्ञा को अभ्यास के माध्यम से और अलग अलग वाक्यों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कुछ वाक्य मैं यहाँ पर लेता हूँ। जैसे पहला वाक्य लिया मैंने यहाँ पर, भारत को पहला वाक्य क्या ले सकते हैं, चलिए एक मिनट। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। नमक सत्याग्रह किनके नेतृत्व में किया गया, गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। चलिए पीछे था और लिख लीजिए, तो वाक्य आपका इनकम्प्लीट नहीं लगेगा, किया गया। देखिए अभी आपको नहीं बताना है, मैं जो क्वेश्चन पूछूं वो आपको बताना है, और सबसे मेन आपको वाक्य में भाव देखना है। क्या देखना है, भाव देखना है। भारत की सत्ता पर
सिर्फ गांधी परिवार का हक नहीं। ठीक है, कुछ और वाक्य हम यहाँ पर लिखते हैं। में परिवार के साथ गोवा घूमने गया था। देखिए, मैं परिवार के साथ गोवा घूमने गया था, एक वाक्य आपका ये हो जाएगा। दूसरा वाक्य लिखते हैं, भारत सरकार सभी परिवारों को, ठीक है, भारत सरकार सभी परिवारों को मुफ्त राशन देगी। भारत सरकार सभी परिवारों को मुफ्त राशन दे। दो वाक्य हमारे ये हो। चलिए बाकी अगली स्लाइड में देखेंगे हम। अभी आपको बताना है जिन वाक्यों को मैं हाईलाइट करता हूँ, जिन वाक्यों को मैं अंडरलाइन करता हूँ, रेखांकित करता हूँ, पहले वाक्य में इस गांधी शब्द के बारे में आपको बताना है इस गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है, और दूसरे वाक्य में इस गांधी शब्द में बताना है कौन सी संज्ञा है। इसी तरह से ये जो वाक्य है आपका, कौन सा वाक्य है ये, जो जिस वाक्य की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा, किस वाक्य की बात कर रहे हैं, जैसे सॉरी इस वाक्य में हम बात करते हैं सबसे पहले शब्द की, परिवार की। तो देखिए इस परिवार में, इस वाक्य में इस परिवार के बारे में बताना कौन सी संज्ञा है, ठीक है, और यहाँ पर भी परिवार है, इसके बारे में नीचे वाले वाक्य में बताना है कि इस परिवार में कौन सी संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा भेद है। तो ध्यान से पढ़ना है, उनके भाव को समझना है और आपको आंसर करना है। तो चलिए वेट करता हूं मैं, आप लोग आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए सोचिए 2 मिनट सभी। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें पहले वाक्य की, नमक सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में किया गया, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर जैसे ही मैंने ये पहला शब्द यूज किया ना गांधी जी, तो अब आपके दिमाग में एक ही इमेज बनी, यानी कि हम किसके बाद सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी के। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी यानी कि आप सीधा सा समझ गए, हम किसी एक व्यक्ति के नाम के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी कंडीशंस में ये जो संज्ञा होगी आपकी कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी बात करें यहाँ पर अगला, तो ये देखिए आपका, ये जो है आपका, ये आपकी हो जाएगी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। गांधी शब्द यहाँ पर भी है। भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का हक नहीं है, गांधी परिवार का हक नहीं, यानी कि गांधी परिवार के और भी सदस्य, बहुत सारे सदस्य, यानी कि एक से अधिक गांधी यहाँ पर है। तो पर्टिकुलर के आपके दिमाग में एक इमेज बनी, नहीं बनी। जब एक इमेज नहीं बनी तो ऐसी कंडीशंस में एक गांधी समुदाय की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में इसमें जो संज्ञा होगी वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से मैं परिवार के साथ गोवा घूमने गया था, ठीक है, तो मैं परिवार के साथ, परिवार यानी कि मेरे परिवार के और भी सदस्यों के साथ, इनके साथ, मेरे परिवार के और भी सदस्यों के साथ मैं गोवा घूमने गया था। तो यहाँ पर इसका अर्थ चेंज हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, समूह की बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मेरा परिवार है किस रूप में है, समूह के रूप में। तो इसी कंडीशन में इस परिवार में जो संज्ञा होगी वो कौन सी होगी, समूहवाचक। कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक। जबकि भारत सरकार सभी परिवारों को मुफ्त राशन देगी। देखिए सभी परिवार में मेरा परिवार, आपका परिवार, जितने सारे लोग रह रहे हैं उन सभी का परिवार, यानी कि एक से अधिक परिवार। और जब बात एक से अधिक की आ जाती है तो ऐसी कंडीशंस में जो संज्ञा होती है वो कौन सी संज्ञा होती है आपकी, जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है बेटा, जातिवाचक संज्ञा होती। क्लियर।
तो इस तरह से ये डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने परिवार लिख दिया तो परिवार आप सीधा आंख बंद करके लगा के आ जाओ कि नहीं समूहवाचक संज्ञा ही होगा। यहाँ पर परिवार समूह का बोध नहीं करा रहा है, परिवार एक समुदाय का बोध करा रहा है, यानी कि सभी परिवारों के समुदायों को राशन देगी। तो ये समुदाय और तो समुदाय का बोध करा रहा है, और जो समुदाय का वही आपकी जातिवाचक है। इसी तरह से पहले में यहाँ पर पर्टिकुलर एक व्यक्ति चाहे नाम ना लिया हो, लेकिन एक इमेज बन गई कि हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक यहाँ पर एक से अधिक, जैसे पूरा परिवार हो गया गांधी परिवार, तो गांधी परिवार में एक बहुत सारे सदस्य हैं, पता नहीं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब बहुत सारों की बात होती है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। इस तरह से ये डिपेंड करेगा आपके वाक्य की प्रकृति कैसी है, वाक्य का नेचर कैसा है, उसके अनुरूप ही यहाँ पर आपको क्या करना है, आंसर करना है। कुछ और यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से वाक्य प्रयोग करके हम समझते हैं, ठीक है। जैसे एक अगला वाक्य हम यहाँ पर लेते हैं, अगला वाक्य आपका हो जाएगा सड़क किनारे बहुत सी गायें खड़ी थी। सड़क किनारे बहुत सी गायें खड़ी थी। दूसरा वाक्य देखिए, सड़क किनारे गायों का एक झुंड था। तीसरा वाक्य देखिए, कामधेनु गाय सर्वश्रेष्ठ मानी जाती। कामधेनु गाय सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब देखिए ये तीन अलग अलग वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं, और मैं तीनों में ये जो गाय शब्द है, तीनों में ये जो गाय शब्द है इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको मैं रेखांकित कर रहा हूँ, और आपको इन तीनों में गाय शब्द में बताना है कि किस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, किस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, यह आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो फटाफट से आप लोगों के पास 45 सेकंड है, 45 सेकंड में आपको आंसर करना है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से हमने इसको पढ़ा है, तो बहुत आसानी से और बहुत शानदार तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी देखने, पढ़ने, सोचने, समझने की जरूरत नहीं है, पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको वाक्य को पढ़ना है, उसके भाव को जानना है कि क्या भाव आ रहा है उस शब्द में से। देखिए सड़क किनारे बहुत सी गायें खड़ी थी। बहुत सी गाय यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि कई प्रकार की गाय, यानी कि पूरा गाय समुदाय की बात हो रही। किसकी बात हो रही है? गाय समुदाय की बात हो रही है। सड़क किनारे बहुत सी गायें खड़ी थी, बहुत सारी, यानी कि पता नहीं हमें कौन सी गाय, पर्टिकुलर हमने किसी एक गाय का नाम तो लिया नहीं, तो यानी कि गाय समुदाय की बात हो रही है। ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर जो संज्ञा होगी वो कौन सी हो जाएगी बेटा? यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? सड़क किनारे गायों का एक झुंड था। अगला वाक्य आपका क्या कह रहा है? सड़क किनारे गायों का एक झुंड था। तो देखिए झुंड यानी कि एक ग्रुप में खड़ी हुई है। अब गायों का एक समूह खड़ा हुआ है, गायों का एक ग्रुप खड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशंस में इस झुंड के लिए ये जो गाय है अब कौन सी संज्ञा का यहाँ पर अर्थ दे रहा है? तो अब ये दे रहा है कौन सी संज्ञा का अर्थ? यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा का अर्थ दे रहा है बेटा? यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का। क्लियर? तो यही डिफरेंस हमें पहचानना है। थर्ड देखिए, कामधेनु गाय सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, यानी कि गायों में भी सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन मानी जाती है? कामधेनु गाय। तो यहाँ पर ये जो गाय है, कि कौन सी गाय की बात हो रही है? कामधेनु की बात हो रही है। ठीक है, तो अब उसको नाम दे दिया, इस गाय की बात कर रहे हैं, ये कौन सी गाय है? कामधेनु गाय है, तो नाम दे दिया, यानी कि एक ही इमेज हमारे दिमाग में बन रही है। तो ऐसी कंडीशंस में ये जो संज्ञा होगी हमारी, कौन सी संज्ञा हो जाएगी बेटा? ये संज्ञा हमारी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसी के साथ आप काफी आसानी से संज्ञा को यहाँ पर समझ गए होंगे और काफी अच्छे से आपको समझ भी आई होगी। इसी तरह से आप वाक्य प्रयोग के माध्यम से इसको और समझ सकते हैं काफी बेहतर तरीके से। लेकिन ध्यान रखना बेटा, एक ही शब्द में कई प्रकार के संज्ञा के और भी भेद हो सकते हैं। ये तय करता है उस वाक्य की प्रकृति के ऊपर कि उस वाक्य में उस शब्द के लिए कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। अगर एक नाम का भाव उत्पन्न होगा
नाम होगा तो व्यक्तिवाचक होगी, एक समुदाय का भाव उत्पन्न होगा तो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक होगी। एक समूह, जैसे यहाँ पर गायों का झुंड यानी कि एक समूह की बात हुई, समूह का भाव यहाँ पर उत्पन्न हुआ, कौन सी संज्ञा, समूहवाचक होगी। गाय, तो गाय आपकी कौन सी संज्ञा है, सर्वश्रेष्ठ, सॉरी कामधेनु गाय सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो यहाँ पर अब एक गाय का नाम ले दिया यानी कि एक ही इमेज दिमाग में बन रही है, तो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाकी भाव तो आप अच्छे से जानते हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, और पदार्थों को भी आप काफी अच्छे से जानते हैं, धातुओं पदार्थों को, तो वो दोनों हमारी भाववाचक और द्रव्य एवं पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगी। तो ये विकारी शब्द हमने देखा, विकारी शब्द 4 प्रकार के। सबसे पहला हमने पढ़ा संज्ञा, संज्ञा के 5 भेद हमने किए और वाक्य प्रयोग के माध्यम से हमने देखा। लास्ट में हमने अभ्यास करके देखा यहाँ पर कि किस तरह से अलग अलग वाक्यों में एक ही शब्द अलग अलग संज्ञा के भेद के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये सारी चीज निर्भर करेगी वाक्य की प्रकृति पर। आपको करना कुछ नहीं, इसको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है कि आपने गाय शब्द रट लिया कि गाय आपका जातिवाचक में, और पता चला कि यहाँ पर तो गाय आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि उसका नाम लिया गया, यह एक झुंड के रूप में है, तो कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, रेखांकित करके अगर पूछता है तो आपको इस तरह से आंसर करने। तो चलिए, आई होप कि आप सभी को ये संज्ञा वाला जो टॉपिक है काफी बेहतर तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ये जीवन भर आपके काम आने वाला है, हर जगह पर आपका काम आने वाला है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे, लेकिन अगर इसको आपने मेरे साथ काफी अच्छे से पढ़ा है तो कहीं पर भी आपकी गलती होने के बिल्कुल भी पॉइंट बराबर भी चांसेस यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।